हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम पचिंको की आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है इत्सुको आंटी और हाना दोनों के इमोशनल मूवमेंट से, जहाँ हाना अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रही है। हाना की मॉम उससे कहती है कि तुम कुछ भी सोच लो या कह लो, मेरे लिए तुम वही हाना हो। और इसी बात पे हाना और इत्सुकी आंटी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि सुंजा हॉस्पिटल में सबके लिए लंच बॉक्स ले आती है। वो सोलोमन को भी खाने के लिए ऑफर करती है, मगर सोलोमन खाना खाने से इनकार कर देता है। यहाँ वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देता है। वो कहता है कि मुझे बैंक से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने हान गुएमजा को साइन करने से मना कर दिया था। वो कहता है कि आपने मुझे हान गुएमजा के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था। सुंजा कहती है कि तुम्हारे दादा से शादी के पहले मुझे भी सुख सुविधा का ऑफ़र मिला था, मगर मैंने उसे ठुकरा दिया था और ये कठिन रास्ता चुना है। सुंजा यहाँ सोलोमन को समझाते हुए दिखाई देती है कि ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमें सही रास्ता चुनना होता है, या यूँ कहूँ कि वो रास्ता जिसमें हम खुश रह सके। सुंजा कहती है कि अगर मैं वो सुख सुविधा और पैसों वाला रास्ता चुनती तो शायद मैं अंदर से कभी भी खुश नहीं रह पाती। इसके बाद में हमें हांसू और उसके पिता का जीवन बताया जाता है, यानी पूरी यंग हांसू की हमें स्टोरी बताई जाती है। पहले सीन में हमें हांसू के पिता एबेकस पे कैलकुलेशन करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हांसू भी वहां आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक अमेरिकन फैमिली जो जापान में रहती है, उनके बेटे को हांसू मैथ्स पढ़ाता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई यहाँ आने में। हांसू बताता है कि आज उन्होंने उसे एक लेटर पहुँचाने के लिए कहा था। इस पे उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम मैथ्स के ट्यूटर हो, ना कि कोई पोस्टमैन। इसके बाद दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ हांसू के पिता के बॉस उन्हें मिलते हैं। हांसू के पिता के बॉस जापान में एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। जब हांसू उनसे मिलता है तो वो कहते हैं कि तुम कब मेरे लिए काम करोगे। इस पे हांसू के पिता कहते हैं कि हांसू के पास ऑलरेडी काम है। जहाँ हांसू काम करता है उसके बारे में उसके पिता अपने बॉस रोयोची को बताते हैं। इसके बाद में रोयोची हांसू से कहता है कि तुम्हारी जापानी भाषा इतनी अच्छी नहीं है, अगर तुम्हें हमारे जैसा जापानी बनना है तो तुम्हें जापानी भाषा सीखनी होगी। इसके बाद में हमें हांसू उस अमेरिकन फैमिली के घर दिखाई देता है ट्यूशन लेते हुए, जहां उस लड़के की माँ हांसू से पूछती है कि ये बुक में दिया हुआ मैथ्स क्या तुम सारा समझ सकते हो। जवाब में हांसू हाँ कहता है। फिर वो लड़का एंड्रयू अपनी माँ से कहता है कि क्यों ना हम हांसू को अपने साथ अमेरिका ले चले, ताकि वो मुझे वहाँ भी मैथ्स पढ़ाएंगे, और अगर हम हांसू को नहीं ले गए तो मैं शायद फेल हो जाऊँगा। ये सुनने के बाद में उस लेडी को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है और वो हांसू को अमेरिका साथ में ले जाने के लिए मान जाती है। फिर वो हांसू को एक लेटर देती है अपने पति तक पहुंचाने के लिए। हांसू इतनी दूर साइकिल से लेटर को उस लड़के के पिता तक पहुंचाता है। हांसू अपने पिता को भी बता देता है कि वो अमेरिकन फैमिली उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती है। हांसू के पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर ये खुशी कुछ ही पल की होती है। दरअसल वो हांसू से पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें भी यूएस में एजुकेशन दिलवाने वाले हैं। हांसू कहता है कि वो मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं और वो मुझे एजुकेशन नहीं दिलवाने वाले हैं। हांसू के पिता को बहुत बुरा लगता है, मगर वो हांसू से कहते हैं कि तुम्हें यूएस जाना चाहिए, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हांसू अपने पिता को साथ चलने के लिए कहता है, उसके पिता उसे मना कर देते हैं। यहाँ वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगता है, मगर उसके पिता उसे समझाते हैं कि आसमान में 2 सितारे हमें साथ में दिखते हैं, मगर असल में उनके बीच का फासला अनगिनत होता है और वही 2 सितारे हम दोनों हैं। हांसू समझ तो जाता है, मगर उसका मन उसके डैड को छोड़ने के लिए नहीं होता है। मगर यहाँ सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके डैड ये सोचते हैं कि अगर हांसू अमेरिका गया तो उसकी लाइफ बन जाएगी। उधर हांसू ये सोचता है कि अगर वो अमेरिका गया तो वो अपने डैड को सपोर्ट कर सकता है और उनकी गरीबी दूर हो जाएंगी। अगले दिन जब हांसू अपने पिता के ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि रोइची बॉस उसके पिता को डांटते हुए दिखाई देते हैं। यह हांसू को पता चलता है कि उसके पिता ने एक जापानी लेडी को पैसे उधार दिए। बॉस का सारा बिजनेस का पैसे का हिसाब हांसू के पिता ही रखते थे। उन्होंने बॉस को बिना बताए उस लेडी को पैसे उधार दिए थे। जब ये बात बॉस को पता चलती है तो वो पैसे मांगने लगते हैं। हांसू के पिता उससे दोपहर तक की मोहलत मांगते हैं ताकि वो उनके पैसे उस लेडी से वापस लाके उन्हें दे सके। हांसू अपने पिता को कहता है कि तुमने बॉस के पैसे क्यों चुराए। उसके पिता कहते हैं कि मैंने पैसे चुराए नहीं हैं, बल्कि उस लेडी को उधार दिए हैं। हांसू कहता है कि तुम्हें उसे उधार भी नहीं देना चाहिए था। यह हांसू के पिता कन्फेस करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर तुम्हें किसी की लड़की से प्यार होगा तो तब तुम्हें मेरी सिचुएशन का एहसास होगा।
उसके बाद हांसू के पिता उस लेडी के पास जाते हैं अपने पैसे लेने के लिए। वो लेडी ने पैसे किसी और आदमी को दे दिए थे। हांसू के पिता उस लेडी से कहते हैं कि उन्हें वो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो भी सामान तुमने लिया होगा हम उसे वापस कर देते हैं और बाकी के जितने भी पैसे बचेंगे हम मेरे बॉस रोइची को दे आएंगे। वो लेडी कहती है कि उसने वो पैसे किसी दूसरे आदमी को दे दिए हैं और उसे भी नहीं पता कि वो आदमी अब उसे वो पैसे वापस देने वाला है या नहीं। ये सुनने के बाद में हांसू के पिता को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। वो ये सोचते हैं कि ये लेडी ने उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया है। हांसू अपने पिता से कहता है कि वो उस अमेरिकन फैमिली से कुछ पैसे उधार लेगा। यहाँ उसके पिता उससे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर होम्स की फैमिली तुम्हें अमेरिका ले जा रही है, ऐसे में तुम उनसे शुरुआत में ही पैसे मांगोगे तो वो तुम्हें अमेरिका नहीं ले जाएंगे। हांसू यहाँ अपने पिता से कहता है कि तो आपको इतनी बड़ी सिचुएशन में भी अमेरिका की पड़ी है। यहाँ वो अमेरिका जाने से भी मना कर देता है। हांसू के पिता को गुस्सा आता है और वो हांसू को पीटने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये सिचुएशन मेरी है और इसे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मगर हांसू अपने पिता के पीछे पीछे जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके पिता बॉस से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो लाइफ टाइम अपने बॉस का गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस कहता है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, अगर मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हांसू के पिता यहाँ सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाते हैं मगर उनका एक ही कहना होता है कि इसमें हांसू को मत घसीटना क्योंकि वो अमेरिका जाने वाला है। तभी वहाँ हांसू आ जाता है और वो रोइची बॉस से कहता है कि वो इस उधार को पूरा करने के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार है। सिचुएशन पूरी तरह से अच्छी होने ही वाली थी कि वहाँ पर भूकंप आ जाता है। हांसू बेहोश हो जाता है। सब लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो जाती है और हांसू के पिता की डेथ हो जाती है। जब हांसू को होश आता है तो वो अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है मगर उसके पिता के बॉस उसे वहाँ से लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं जहाँ हांसू बहुत ज़्यादा रोने लगता है। बॉस उसे समझाते हैं कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है। वो उसे कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसके ऊपर ये पहाड़ टूटा है। यहाँ वो उसे बाकी लोगों को भी देखने के लिए कहते हैं जिनके भी अपने मर चुके थे मासूम बच्चे भी अनाथ हो गए थे। बॉस उसे उस अमेरिकन फैमिली के पास जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उसे अमेरिका ले जाने वाले थे और बॉस अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हांसू एंड्री के घर पहुंचता है जहां एंड्री की मां यूएस जाने के लिए बहुत सारा सामान लेते हुए दिखाई देती है। हांसू मिस्टर होम्स के बारे में भी पूछता है तो उससे पता चलता है कि मिस्टर होम्स शिप की टिकट बुक कराने के लिए गए हैं। हांसू मिसेस होम को कहता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसे में हम इतना सारा सामान लेके नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद में मिसेस होम अपनी गहने की पेटी खोलती है और उसमें से कीमती माला निकाल कर हांसू और एंड्रू के गले में डाल देती है। बाद में वो लोग जाने लगते हैं मगर हर तरफ हाहाकार मची होती है। हवा में इतनी ऐशेस और धूल फैल जाती है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर हमें हांसू नीचे गिरते हुए दिखाई देता है और एंड्रू और मिसेस होम दूसरे रास्ते से निकलते हुए दिखाई देते हैं। हांसू यहाँ उठ के खड़ा होता है मगर तब तक एंड्रू और मिसेस होम जा चुके थे। हांसू को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो यहाँ चीख कर रोने लगता है कि कुछ ही पल में उसे उसके पिता के बॉस फिर से दिखाई देते हैं। हांसू बॉस के पास में भागते हुए जाता है जिसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि पूरा शहर जल के खाक हो गया था। सभी लोग अपनों की तलाश में दिखाई देते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हांसू को मिसेस होम और उनका बेटा एंड्रू की डेड बॉडी दिखती है। हांसू मिसेस होम की गोल्डन वॉच अपने पास रखता है। बॉस भी अपनी फैमिली को ढूंढ रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं हांसू और रोइची बॉस एक कैंटीन में दिखाई देते हैं जहां कुछ जापानी लोग आपस में बात करते हैं कि जेल में कैद 300 कोरियंस बाहर आ गए हैं और वो सिटी में बहुत ज़्यादा लूट मचाने वाले हैं। एक आदमी यहाँ कहता है कि कोरियंस लोग भूकंप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। कुछ आदमी वहाँ बैठे होते हैं जो कहते हैं कि हम उन कोरियंस को ज़िंदा जला देंगे। एक जापानी लेडी कहती है कि कुएं का पानी नहीं पीना, मैंने सुना है कि कोरियंस ने उसमें जहर मिला दिया है। ये सारी अफवाह सुनने के बाद में बॉस उन सारे जापानियों को डांटने लगते हैं कि तुम्हें इस क्रिटिकल सिचुएशन में कोरियंस के खिलाफ ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ कोरियंस एक बूढ़े आदमी से छुपने के लिए जगह मांगते हैं। वो आदमी उनकी मदद करता है। बॉस और हांसू ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद में बॉस हांसू को भी जापानियों से बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी की गाड़ी में छुपा देते हैं। बाद में कुछ जापानी वहां पहुंचते हैं और वो उस बूढ़े आदमी से उन कोरियंस के बारे में पूछते हैं। कुछ ना बताने पर भी वो जापानी उन कोरियंस को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। वो कोरियंस उन्हें एक घर में मिलते हैं तो वो उन्हें उस घर के साथ जिंदा जला देते हैं।
हांसू ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था और वो डर से भी कांप रहा था। करीब रात के 2 बजे रोइची बॉस को उनकी फैमिली सही सलामत मिल जाती है। बॉस यहाँ अपनी वाइफ और बेटा बेटी से मिलते हुए दिखाई देते हैं। बॉस अपनी फैमिली को हांसू से मिलाते हैं और हांसू को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। बॉस हांसू से कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता की उधारी को भी पूरा करना है। एपिसोड के अंत में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां हम देखते हैं कि बॉस अपनी फैमिली के साथ खुले आसमान में चैन से सोते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर हांसू आसमान में उन 2 सितारों को देखकर रोने लगता है। यहाँ हांसू की फीलिंग्स व्यूअर्स को अच्छे से रियलाइज हो जाती है कि वो अब दुनिया में अकेला रह गया है। हांसू और उसके पिता के बीच उन सितारों की तरह अनगिनत फासला रह गया है। आगे हमें बताया जाता है कि जापान के कांटो रीजन में वो भूकंप 1 सितंबर 1923 को आया था, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जो कोरियंस जापानी शासन के द्वारा पकड़े गए थे उन्हें जापानियों ने इस तरीके से मार दिया था। तो ये था पचिंको का एपिसोड 7। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।